वेल गुड मॉर्निंग स्टूडेंट हम अपना चैप्टर कर रहे थे स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ठीक है, और अगर हम एनसीईआरटी की बुक को देखें तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। पालमपुर में जो लैंड है वो फार्मर्स के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई है। ठीक है, तो अगर हम देखें हमें याद होगा कि हमारे पास जो पालमपुर है, पालमपुर में वी हैव 450 families total, and about one third of families, it means approx 50 families are landless. These are those families who do not have land for cultivation. Now rest two third, that is 300 families. Now what about those? सो जितनी भी ज़मीन है, लैंड रिसोर्स है पालमपुर में, वो लैंड रिसोर्स केवल और केवल कितने लोगों के पास है? ओनली 350 families here. एंड हाउ इट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, लेट्स वॉच। देखिए 350 जो 350 फैमिलीज हैं हमारे पास, उसमें जो 240 फैमिलीज है, 240 फैमिलीज वो हैं जो कि कल्टीवेट करती हैं स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, यानी कि उनके पास बहुत ही छोटे प्लॉट हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड कितने स्मॉल होते हैं? सो दोज प्लॉट विच आर लेस देन ऑफ 2 हेक्टेयर्स, 2 हेक्टेयर से छोटी ज़मीन, जैसे आपको पता होगा हेक्टेयर क्या है, हमारे यहाँ लैंड को मेजर करने की जो स्टैंडर्ड यूनिट है, जो फार्मिंग की जो लैंड को मेजर करने की जो स्टैंडर्ड यूनिट है, दैट इज वी कॉल्ड एज हेक्टेयर। सो 2 हेक्टेयर से कम वाले जितने भी फार्मर हैं उन्हें हम कहते हैं स्मॉल फार्मर्स, और जो ज़मीन वो बोते हैं लेस देन द प्लॉट ऑफ लैंड विच इज़ लेस देन 2 हेक्टेयर इज नोन एज स्मॉल प्लॉट। अच्छा, इस ज़मीन को बोने वाले जो किसान हैं, इस ज़मीन को जोतने वाले जो किसान हैं, उन किसानों से जो इन किसानों को इन ज़मीन से जो इनकम होती है, वो इनकम दैट इज़ नॉट एडुकेट इनकम फॉर देयर सर्वाइवल। यानी कि जो भी आमदनी होती है स्मॉल फार्मर्स को, स्मॉल फार्मर्स की आमदनी एडुकेट पूरी सफिशिएंट नहीं होती जिससे वो अपना खर्चा चला सकें। यहाँ से हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है? हमें ये देखना है कि 450 फैमिलीज, यानी कि अमंग 300 families, most of the farmers in village Palampur are small farmers who are cultivating land less than 2 hectare. और एक मेन फीचर क्या है स्मॉल फार्मर का? द मेन फीचर ऑफ स्मॉल फार्मर इज दैट द इनकम विच दे आर अर्निंग इज नॉट एडुकेट फॉर देयर लिवलीहुड। Now, what about rest 60 families? 60 families include 2 types of farmer, medium farmer and large farmer. आपको पता है यहाँ पे स्मॉल फार्मर, मीडियम फार्मर, लार्ज फार्मर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया? ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ लैंड। स्मॉल फार्मर आर दोज हु कल्टिवेट लेस देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड. Medium farmer are those who cultivate more than 2 hectare, or we can say who cultivate between 2 to 10 hectares. And large farmer are those who cultivate more than 10 hectare. लेकिन ध्यान रखिए, number of large farmer are very less in village Palampur, and the same scenario is for our country also. In our country there are most of the people in population who are landless, like here, and many of those who have land for cultivation, among those most of them are small farmers. Then there are a medium farmer and for large farmer who cultivate more land, more than 10 hectare. The number of these large farmers in our country also are very small. सो ये हमारा क्वेश्चन था कि लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, एंड विद दिस फ्लो डायग्राम वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अमंग डिफरेंट फैमिलीज ऑफ पालमपुर। इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है बुक में, दैट इज अबाउट द लेबर इन पालमपुर। नाउ लेबर इज द सेकंड नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन।
As we all know, there are 4 factor of production and labor is the second one. और फार्मिंग में भी जो है लेबर की बहुत ही रिक्वायरमेंट होती है। हमें पता है कि फार्मिंग के जो काम होते हैं उन कामों को करने के लिए हम बिना लेबर के उन कामों को नहीं कर सकते। उन कामों को करने के लिए हमें लेबर की ज़रूरत ज़रूर होगी। सो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, हु नीड लेबर एंड हाउ दे वेयर दे गेट इट फ्रॉम। किसको ज़रूरत है लेबर की? तो देखिए सभी फार्मर्स को ज़रूरत है लेबर की। कौन फार्मर्स? कितने टाइप के फार्मर्स हमने पढ़े हैं स्मॉल फार्मर्स, मीडियम फार्मर और लार्ज फार्मर। अब देखते हैं लेबर इन फार्मर्स के लिए कहाँ से अवेलेबल होती है। फॉर स्मॉल फार्मर दे अरेंज लेबर फ्रॉम देयर फैमिलीज ओनली। जो छोटे किसान होते हैं वो या तो अपने परिवार से ही, ज़्यादातर अपने परिवार से ही लेबर की ज़रूरतों को पूरा कर लेते हैं, क्योंकि अभी बताया था कि देयर इनकम इज़ नॉट एडुकेट, सो दे डू नॉट हैव मनी टू हायर लेबर फ्रॉम आउटसाइड। पैसे पूरे अपर्याप्त हैं, दीज आर नॉट सफिशेंट। और जब पैसे पूरे ही नहीं हैं तो वो लेबर को बाहर से हायर नहीं कर सकते। नाउ come to medium and large farmers. These farmer also need labor. Every farmer need labor. And where they get from it? They hire labor from landless families or from families cultivating a small plot of land. यानी कि मीडियम और लार्ज फार्मर को जो लेबर चाहिए वो लेबर कहाँ से आती है? या तो अभी बताया था ना 1/3 ऑफ फैमिलीज, अबाउट 150 फैमिलीज आर लैंडलेस, या तो इन फैमिलीज से आती है जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है, या फिर उन फैमिलीज से आती है जो कि स्मॉल फार्मर्स हैं। देखिए जो इनके पास छोटे खेत होते हैं उनके खेतों में काम जल्दी हो जाता है और वो दूसरों जिनके यहाँ बड़े खेत हैं उनके यहाँ जाकर भी मदद कर सकते हैं काम में, या फिर उनके यहाँ जाकर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो मीडियम और लार्ज फार्मर तो हायर करते हैं लेबर को, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मीडियम और लार्ज फार्मर हायर करते हैं लेबर को, और स्मॉल जो फार्मर होते हैं वो अपनी फैमिली से ही लेबर का पूरा कर लेते हैं। ठीक है, आज का ये सेकंड पॉइंट था। आगे देखते हैं लेबर के पॉइंट को। जब हम आगे बढ़ाते हैं तो अब हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ लेबर इन पालमपुर। देखिए इन्हीं फीचर के बेस पर कई क्वेश्चन होंगे एनसीईआरटी के, या पूछे जाने वाले कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ट्विस्ट होकर आएंगे। तो सभी फीचर्स जो हमारी बुक में है वो हम देखते हैं। फीचर्स ऑफ लेबर इन पालमपुर। देखिए आपको इस तरह पढ़ाया जा रहा है जिससे कि आपके नोट्स भी तैयार होते रहें साथ के साथ। फीचर्स ऑफ लेबर इन पालमपुर। देखिए क्या क्या फीचर हैं लेबर के पालमपुर में। तो पहला फीचर तो ये है दैट द लेबरर डू नॉट हैव राइट ओवर द क्रॉप ग्रोन। जिस खेत में लेबर काम करेगी उस खेत में जो फसल उगेगी उस फसल पर अधिकार खेत के मालिक का होगा। द राइट ओवर द क्रॉप ग्रोन इन अ फार्म बिलोंग्स टू द ओनर ऑफ द लैंड। जो ओनर ऑफ द लैंड है उसका अधिकार होगा जो फसल बोई जाएगी, ना कि लेबर्स का। हमारी कंट्री में जो लेबर की पेमेंट है, द वेजेस पेड टू लेबर इज कैश और इन काइंड बोथ। आज भी हमारे यहाँ कैश और काइंड दोनों का ही चलन है। कैश तो पता ही, अगर काम करेंगे तो कैश मिलेगा, और काइंड में क्या होता है, काइंड में दो चीज़ें आम तौर पे दे दी जाती हैं, या तो जो फसल है उस फसल का एक हिस्सा दे दिया जाएगा, या फिर केवल मील, केवल खाना दे दिया जाएगा। जैसे कि हमारे आसपास में होता है जब कोई क्या गेहूं काटता है या चावल की जो धान है, जब धान को काटता है फसल को, तो उसे पैसे ना देकर उन्हीं गेहूं और धान में से एक हिस्सा दे दिया जाता है, उसे कहते हैं काइंड। एनीथिंग पेड अदर देन कैश इज कंसिडर एज काइंड। वेज वैरी फ्रॉम रीजन टू रीजन। देखिए ऐसा है कि हमारे ही कंट्री में, हमारे ही देश में या हमारे ही रीजन में अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग वेजेस होती हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर गेहूं की कटाई है
और उसको काटने के लिए हम क्रॉप दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक रीजन में जो क्वांटिटी ऑफ क्रॉप दिया जाएगा, जितने वीट दिए जाएंगे उतनी ही क्वांटिटी दूसरे रीजन में भी दी जाए। ये चीज़ अपने रीजन से, अपने क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर निर्भर करती है और अलग अलग क्षेत्रों में पेमेंट करने का अलग अलग वेरिएशन देखने को मिलता है। क्रॉप टू क्रॉप, देखिए हर एक फसल के लिए पेमेंट भी अलग ही होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि धान के लिए जो मोड ऑफ पेमेंट हो या अमाउंट ऑफ पेमेंट हो वही सेम अमाउंट शुगर केन के लिए भी हो। फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर फार्म एक्टिविटी का मतलब ये है कि सोइंग, बुआई के सीजन के लिए अलग पेमेंट हो सकती है। देयर आर डिफरेंट वेजेस फॉर हार्वेस्टिंग वन, हार्वेस्ट का जो टाइम आएगा उस पर अलग पेमेंट हो सकती है। ये भी है। फोर्थ पॉइंट इज वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अलग अलग वेरिएशन एम्प्लॉयमेंट में देखने को मिलती है, जैसे कि डेली बेसिस पे हम रख सकते हैं, पर डे के हिसाब से हम लेबर लेकर आए, कुछ दिन काम कराया कुछ दिन नहीं कराया ऑन डेली बेसिस। पर्टिकुलर एक्टिविटी, पर्टिकुलर एक्टिविटी का मतलब है कि अगर किसी फसल की कटाई है तो लेबर हमने सिर्फ फसल को काटने के लिए हायर की है, जब फसल कट जाएगी तो हम लेबर को रिलीज कर देंगे। और कई बार ऐसा भी हो सकता है दैट लेबर कुड बी हायर फॉर द होल ईयर, पूरे के पूरा जो ईयर है उस पूरे के पूरे साल भर के लिए भी हम लेबर को रख सकते हैं। तो डेली बेसिस पे भी रख सकते हैं, पर्टिकुलर किसी एक्टिविटी के लिए भी रख सकते हैं, या फिर पूरे साल के लिए भी रख सकते हैं। तो ये कुछ फीचर्स थे लेबरर के, कि लेबरर को जो है फसल के ऊपर कोई अधिकार नहीं होता। पेमेंट जो है कैश और काइंड दोनों में होती है। पेमेंट जो है रीजन टू रीजन, क्रॉप टू क्रॉप, एक्टिविटी टू एक्टिविटी डिफर कर सकती है। और एम्प्लॉयमेंट की ड्यूरेशन भी अलग अलग होती है, पर डे पर भी होती है, एक्टिविटी बेस भी होती है और होल ईयर के लिए भी होती है। देखिए लेबर से जुड़ा हुआ एक और पॉइंट है हमारी बुक में, दैट प्रॉब्लम्स ऑफ लेबर इन पालमपुर। क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है लेबर को पालमपुर में। तो सिंपल वन पॉइंट इज लेबर्स आर पेड लेस देन द गवर्नमेंट नॉर्म्स। और ये प्रॉब्लम है ज़्यादातर सभी पूरी कंट्री में, और ऐसा होता है क्योंकि एग्रीकल्चर इज एन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इन आवर कंट्री। आई रिपीट, एग्रीकल्चर इज एन unorganized, organized. Now what is an unorganized sector? Unorganized sector is those sector which do not follow the norms of government or which do not come under the control of government. इसका जो खामियाजा है, इसका जो नुकसान है वो किसको झेलना पड़ रहा है? यहाँ पे लेबर्स को झेलना पड़ रहा है। दैट लेबर्स आर पेड लेस देन द गवर्नमेंट नॉर्म्स। सेकेंड वन इज बिकॉज ऑफ हैवी कॉम्पिटिशन पीपल आर एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेजेस। ये बहुत बड़ा नुकसान है। देखिए नॉर्मली जब लेबर्स किसी काम को हमें करना है और उस काम को करने के लिए सपोज कीजिए हमारे को केवल 6 पर्सन्स की ज़रूरत है, लेकिन गांव में अवेलेबल है 16 पर्सन्स, और अब हमारे लिए चॉइस है कि केवल 6 की ज़रूरत है, तो हम इन 16 में से कौन से 6 होंगे ये हम डिसाइड करेंगे। इसे कहते हैं द डिमांड ऑफ लेबर इज़ लेस बट द सप्लाई ऑफ लेबर इज़ वेरी हाई। और जब सप्लाई ऑफ लेबर ज़्यादा होगी तो सिंपल इस कंडीशन में क्या होगा कि लेबर्स जो हैं वो अपने रेट डाउन कर देंगे, और जैसे ही लेबर अपने रेट डाउन करते हैं इसका नुकसान डायरेक्टली होता है लेबर को। देखिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, और ये पॉइंट मैं यहीं पे समझा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में भी समझाया गया होगा एनसीईआरटी के क्वेश्चन में कि ऐसा क्यों है पालमपुर में कि जो लेबर्स हैं उनकी वेजेस कम है। तो उसका एक मेन रीज़न है दैट द डिमांड फॉर द लेबर इज लो बट द सप्लाई ऑफ लेबर इज़ वेरी हाई। और जब सप्लाई ज़्यादा होगी तो जो प्राइस वेज रेट है जो लेबर का वो डाउन हो जाएगा, और वेज रेट डाउन होने से जो पेमेंट होगी लेबर को वो कम होगी। एंड दिस इज ऑल बिकॉज फॉर द कंपटीशन अमंग लेबर्स। और कंपटीशन किस चीज़ का है? लेबर, काम को पाने का, क्योंकि लेबर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है और उन सब के बीच में होड़ है
कि मैं काम को पालूं। अभी एक बात देखिए, जब कोई पर्सन, किसी एक पर्सन की ज़रूरत है और सामने 3 पर्सन खड़े हुए हों और एक कहता है कि मैं 200 में काम करूँगा, सामने वाले से पूछता है, वो कहता है मैं 190 में कर सकता हूँ, और अगर किसी को बहुत ज़रूरत है तो वो कहेगा कि मैं 180 में करूँगा। अब लेबर का काम है, कोई टेक्निकल काम नहीं है, तो ये पर्सन किसको हायर करेगा? जो सबसे सस्ता पड़ता है इस काम में। इस तरीके से जब रिक्वायरमेंट से ज़्यादा लेबर हो जाती है तो लेबर अपने रेट डाउन कर देता है, क्योंकि सबको नौकरी चाहिए फॉर द नेसेसिटी ऑफ द वर्क। नाउ मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, वर्क इज़ नॉट अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर। देखिए ये एक बड़ी प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर सेक्टर में, कि जो काम है वो पूरे के पूरे साल भर के लिए अवेलेबल नहीं होता। ओनली लार्ज फार्मर कैन हायर लेबर इन ऑफ सीजन। देखिए ऐसा होता है, काम तो पूरे साल भर अवेलेबल नहीं होता, रेनी सीजन में ज़्यादातर काम नहीं होता, और एग्रीकल्चर में काम होता है केवल अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर। सोइंग और हार्वेस्टिंग सीजन में बीच में भी कोई काम नहीं होता। रेनी सीजन में मैंने बताया काम नहीं होता, कम होता है अकॉर्डिंग टू सीजन। इस कंडीशन में क्या होता है कि केवल जो लार्ज फार्मर हैं वो ही लेबर को हायर कर सकते हैं ऑफ सीजन के लिए, क्योंकि उनके पास एग्रीकल्चर से रिलेटेड अदर वर्क होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लार्ज फार्मर्स की जो संख्या है, जो नंबर्स ऑफ लार्ज फार्मर्स आर वेरी स्मॉल। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कम ही लोग ऐसे हैं पालमपुर में जिन्हें पूरे के पूरे साल भर के लिए काम मिल पाता है। एक और प्रॉब्लम है दैट मॉडर्न टेक्नोलॉजी रिड्यूसेस द वर्क ऑफ लेबर। जो नई टेक्नोलॉजी का यूज है एग्रीकल्चर में, उसकी वजह से भी लेबर के काम में बहुत कमी आई है। अब जो मशीन्स यूज़ की जा रही हैं, चाहे वो ट्रैक्टर हो, थ्रेशिंग मशीन्स हो, कल्टीवेशन में यूज़ होने वाली मशीनें हो, उन्होंने बहुत से लेबर का काम, कई लेबर का काम एक मशीन कर देती है, और जिससे सीधे सीधी इफेक्ट पड़ती है लेबर की एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। एक और पॉइंट है हमारे पास, लेबर आर अंडर डेब्ट फ्रॉम मनी लैंडर्स। देखिए कई बार ऐसा होता है गांव में कि जो लेबर्स हैं वो पैसे ले लेते हैं मनी लैंडर्स पे से, ठीक है, वो अंडर डेब्ट आ जाते हैं, पैसे लेने के बाद उनके कर्जदार हो जाते हैं। और जब सीज़न का काम आता है, जब सीज़न का काम आता है उस समय इन लेबर्स को इन मनी लैंडर के यहाँ पर जाकर या तो कम रेट पर या फिर फ्री में काम करना पड़ता है अपना डेब्ट चुकाने के लिए। यानी कि एक प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई किसान किसी का कर्जदार है तो वो जो काम करेगा उस काम के बदले में ऐसा हो सकता है कि केवल वो कर्जा ही उतरे और उसके काम में कोई अर्निंग ना हो। और जब अर्निंग नहीं होती तो उस लेबर के लिए आगे के लिए भी समस्याएं खड़ी हो जाती है, दैट दे आर वर्क फॉर फ्री टू रीपे डेब्ट। हाँ, उसके लिए आगे ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि वो आगे भी उसकी अर्निंग जब कम होती है तो आगे का काम करने के लिए उसे वापस से क्या लेना पड़ता है, उसे वापस से लेना पड़ता है और डेब्ट और उधार लेना पड़ता है, और वो एक विशियस सर्कल में फंस जाता है इस डेब्ट के। इसे कहते हैं डेब्ट ट्रैप, यानी एक कर्ज चुकाने के लिए वो वापस से कर्ज लेता है। ठीक है, अच्छा ये जो पॉइंट है जो आपको यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं, ये पॉइंट ज़्यादातर आपको एनसीईआरटी की बुक में इस टॉपिक के बीच में एक केस स्टडी दी हुई है, वहाँ से आपको मिलेंगे। तो सारे ही पॉइंट एनसीईआरटी में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जो चीज़ आपको समझ नहीं आई होगी वो चीज़ मुझसे पूछिएगा। नोट्स अवेलेबल हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इसी वीडियो में। वीडियो को पॉज कर करके आप अपने नोट्स कंप्लीट कीजिए। ठीक है, वीडियो सुनने के लिए थैंक